रावत मेंशन। सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे। रावी अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। वो अच्छे से रेडी होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आए और उसकी नज़र धरा पर गई, जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। लेकिन रावी ने जल्दी से बस एक टोस्ट अपने हाथ में उठाया और बोलो, सॉरी मॉम, लेकिन मुझे अर्जेंटली जाना है। मेरा मॉर्निंग टाइम एक लेक्चर है। एक बार फिर से हमारे प्रोफेसर चेंज हो गए हैं, तो मुझे वो लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये बोलते हुए वो घर से बाहर की तरफ चली गई और धरा बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोली, पता नहीं ये लड़की अच्छे से ब्रेकफास्ट करना कब सीखेगी। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अगर रावी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या हुआ? आप मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा दीजिए। मैं भी आपकी अपनी औलाद हूँ मॉम। ये बोलते हुए ध्रुवांश ने अपना चेहरा धरा के कंधे पर रखा हुआ था और धरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने ध्रुवांश का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और बोली, प्लीज ये अपने डैड की तरह बिहेव करना बंद करो। ऑलरेडी तुम्हारा बड़ा भाई उनकी कॉपी है। मुझे इस घर में उनकी एक और कॉपी नहीं चाहिए। ध्रुवांश तुरंत बोला, मैं किसी की कॉपी नहीं हूँ। मैं खुद का ओरिजिनल वर्जन हूँ और ध्रुवांश रावत को किसी की कॉपी बनने में इंटरेस्ट भी नहीं है, बेशक सामने कोई भी क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर धरा बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके घर में तीन टॉक्सिक और एटीट्यूड से भरे हुए इंसान थे, जिनकी बातें हाई लेवल की होती थी। ध्रुवांश अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 21 साल का था। लेकिन उसकी बातें सच में कई बार धरा को सोच में डाल देती थी कि न जाने तब क्या होगा जब ध्रुवांश दिव्यांश की उम्र में आएगा, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक तब क्या होगा जब वो व्योम की उम्र में आएगा। धरा को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर ध्रुवांश तुरंत बोला, मुझे लगता है आप डैड के ख्वाब देख रही हैं। अगर ऐसा है तो कैरी ऑन। मुझे भी उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता जो मेरे आसपास होते हुए किसी और के बारे में सोच रहे हो। जिसके पास मैं हूँ, उसकी नज़र और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मैं होना चाहिए हूँ। ये बोलते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर हल्का सा एटीट्यूड झलक रहा था और धरा अब उसकी तरफ देखती रह गई। ध्रुवांश बाहर की तरफ चला भी गया। वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरी तो औलाद भी मेरे साथ किसी पजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करती है। पता नहीं ये मुझे अपनी मॉम की तरह कब ट्रीट करेंगे। ये बोलते हुए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने चेरी के रूम में गई। वो कुछ देर पहले ही दिव्यांश के रूम के बाहर गई थी और उसे पता था कि दिव्यांश अपने रूम में नहीं है। मतलब वो चेरी के रूम में ही है और वो बस यही सोच रही थी कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा न हो जिससे चेरी हट हो जाए। अगर अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो वो एक दूसरे के साथ ही रहें। वैसे भी आज कार्तिक अवस्थी अपने मॉम डैड के साथ आने वाला था। ऐसे में उनके आने से पहले पहले धरा बस यही चाहती थी कि उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ चेरी के रूम में चेरी की आंखें खुली और उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो बालकनी में खड़ा स्मोक कर रहा था। इस वक्त वो अपनी पेंट में था। उसे देखते हुए चेरी हल्का सा मुस्कुराई। कल तो दिव्यांश उसे यूं ही छोड़कर चला गया था, कम से कम आज वो उसे छोड़कर तो नहीं गया। मतलब अब दिव्यांश और उसके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नफरत नहीं। उन दोनों के बीच सब कुछ सॉल्व हो गया है। ये सोचते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसने बिस्तर से उठकर दिव्यांश की तरफ अपने कदम बढ़ाए और फिर पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। चेरी ने अपनी नाइटी पहनी हुई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि उसने नाइटी कब पहनी, लेकिन शायद दिव्यांश ने उसे पहना दी थी। वो अब दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आई लव यू एवोकाडो। आपको पता है, जब मैं इंडिया आ रही थी तो मेरे दिल में बस यही एक सवाल बार बार खलबली मचाता था कि पता नहीं जब मैं इंडिया आऊंगी तो मैं आपको कैसे फेस करूंगी। जब मैंने आपकी शादी की न्यूज़ सुनी थी तो मेरा दिल टूट गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप किसी और के हो जाएंगे। और फिर जब यहाँ आकर हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ तो ऐसा लगा जैसे आप बस मेरे हैं। पर कल मुझे यूं फार्म हाउस में छोड़कर और निहारिका से एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करके आपने एक बार फिर से मेरा दिल तोड़ दिया था। पर अब फाइनली सब कुछ ठीक है। अब फाइनली हम बस एक दूसरे के हैं। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। चेरी उससे अलग हुई और बोली, अब मैं स्ट्रॉबेरी को बता दूंगी कि मुझे किसी कार्तिक अवस्थी से शादी नहीं करनी है। मुझे बस मेरे एवोकाडो चाहिए। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रखा। दिव्यांश ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट साइड में फेंकी और चेरी के बिल्कुल करीब होकर उसके माथे को चूम लिया। चेरी की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई।
दिव्यांश का ये जेस्चर उसके दिल में एक गुदगुदी सी मचा गया था। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो कुछ सोचते हुए बोली, आपको रेडी नहीं होना? क्या ऑफिस नहीं जाएंगे आप? दिव्यांश पीछे की तरफ हटते हुए बोला, ऑफिस तो मुझे जाना है रेड, बस मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। चेरी ने सवालिया नजरों से देखा। दिव्यांश उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और बोला, मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ शावर लेने का मन है। उसकी बात सुनकर चेरी और भी ज्यादा शर्माने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली और वो अपनी नजरें उठाती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चेरी झट से बोली, अगर कोई आ गया तो? मेरा मतलब है अगर स्ट्रॉबेरी मुझसे मिलने रूम में आई तो? आप प्लीज जाए ना यहाँ से, एवोकाडो। उन्हें अजीब लगेगा, अभी तो हम दोनों की शादी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे शावर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और अगले ही पल शावर ऑन भी कर दिया। शावर से गिरता हुआ पानी जब चेरी के चेहरे पर गिरा तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर की वो नाइटी जिसमें उसके क्लीवेज ऊपर की तरफ उभरे हुए थे और उसकी वो गोरी गर्दन, कोई भी उसे देखकर अपने होश खो दे, इतनी खूबसूरत थी चेरी। अब चेरी भी दिव्यांश की तरफ देख रही थी जिसका चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था और पानी उसके चेहरे से होते हुए चेरी पर गिर रहा था। दिव्यांश पूरी तरह से चेरी की गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन पर पैशनेटली किस करने लगा। जब जब उसकी जीभ बाहर निकलती और वो चेरी की गर्दन को अपनी जीभ से टच करता, चेरी एकदम से कांप उठती। दिव्यांश उसे किस करने के साथ साथ उसकी गर्दन पर गिरती पानी की बूंदों को भी अपने अंदर ले रहा था। चेरी के हाथ लगातार उसकी पीठ और उसके कंधों पर फिर रहे थे। तकरीबन 15-20 मिनट तक वे दोनों यूं ही शावर के नीचे भीगते हुए खड़े रहे। हालांकि अगर दिव्यांश आगे बढ़ता तो चेरी उसे नहीं रोकती, लेकिन दिव्यांश बस उसे किस किए जा रहा था। इसके अलावा उसने चेरी के साथ और कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद वे दोनों वॉशरूम से बाहर निकले और दिव्यांश ने चेरी को अभी भी अपनी गोद में उठाया हुआ था। उन दोनों ने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। चेरी को उसके क्लोजेट के पास छोड़कर दिव्यांश खुद यूं ही बाथरोब पहने हुए उसके रूम से बाहर निकल गया। क्लोजेट में से अपने कपड़े निकालते हुए चेरी मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज के पार्किंग एरिया में रावी की गाड़ी आकर पार्क हुई। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर आगे कैंपस एरिया की तरफ बढ़ी। सामने ही उसकी नज़र एक शख्स पर गई जिसका चेहरा उसे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पीछे से देखकर रावी ये अंदाजा बहुत अच्छी तरह से लगा सकती थी कि वो शख्स उनके कॉलेज का तो नहीं है। वो शख्स एक दूसरे लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था। जो लड़का मार खा रहा था उसे रावी बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो इस कॉलेज का एक छछूंदर प्राणी था जो हर दूसरी लड़की को छेड़ता था। लेकिन किसी अनजान को उसे पीटते हुए देखकर रावी गुस्से से बोली, कौन है ये जो इस छछूंदर को पीट रहा है? बेशक ये मूली का पराठा मुझे पसंद नहीं, लेकिन कोई आलू इस पर अपना हाथ साफ करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और फिर जोर से चिल्लाए, ओह हीरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छछूंदर को पीटने की? रुक, तेरी हीरोगिरी मैं निकालती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर उस शख्स के हाथ एक पल के लिए रुक गए। नेशनल कॉलेज। रावी जैसे ही आगे की तरफ आए वो चिल्लाते हुए बोली, ओह हीरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छछूंदर को पीटने की? रुक, तेरी हीरोगिरी मैं निकालती हूँ। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से आगे आ गई थी और आकर उस शख्स के सामने खड़ी हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो उस शख्स के सामने आई उसके होश उड़ गए क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं अभिमन्यु खुराना था। उसे देखते ही रावी की जीभ लड़खड़ाने लगी और सांस अटकने लगी। वो अटक अटक कर बोली, आप यहाँ? अभिमन्यु उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अभी कुछ बोल रही थी तुम? रावी तुरंत बोली, मैं कहाँ बोल रही थी। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैंने खुद सुना था। शायद मेरी हीरोगिरी निकालने की बात कर रही थी तुम। उसकी बात सुनकर रावी चौंक गई। जरूरी तो नहीं होता कि पहली बार में ही सब कुछ सुन जाए। इंसान को कभी कभी अपने कान बंद भी रखने चाहिए। फिलहाल उसके दिमाग में यही बात चल रही थी, लेकिन अब अचानक उसने एक्सप्रेशंस बदले। उसे डरने की क्या जरूरत थी? ये उसके डैड का कॉलेज था। व्योम रावत इस कॉलेज का चेयरमैन था, तो उसे तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं थी। वो तुरंत बोली, देखिए मिस्टर। ये बोलकर वो एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बोली, जो भी है मुझे आपका नाम नहीं याद। अभिमन्यु तुरंत बोला, सीरियसली मिस वाइन, तुम्हें मेरा नाम नहीं याद?
उसके मुंह से अपने लिए मिस वाइन सुनकर रावी गुस्से से बोली, मेरा नाम रावी है, रावी, रावी व्योम रावत। बेहतर होगा अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभिमन्यु खुराना लोगों की इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलता। आगे बोलो, कहना क्या चाहती हो। रावी एक पल के लिए तो एकदम ब्लैंक हो गई थी, लेकिन अगले ही पल वो जल्दी से बोली, ये जो छछूंदर है आपके हाथों से पिट रहा है, इसे पीटने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, क्योंकि ये लड़कियों को परेशान करता है। लेकिन ये हमारे कॉलेज का मामला है, ये हमारे कॉलेज का लड़का है, इसलिए अगर इसकी पिटाई भी होगी तो इस कॉलेज के लोगों के हाथों से। कोई आउटसाइडर हमारे कॉलेज की स्टूडेंट को पीट नहीं सकता, उन्हें पीटने का हक भी सिर्फ हमारा है। अभिमन्यु उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और रावी के आसपास देखते हुए बोला, हमारा से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा कोई गैंग है क्या यहाँ पर? रावी तुरंत बोली, हाँ, है ना, बहुत बड़ा गैंग है, इससे आपको क्या लेना देना? आप जाकर अपना बिजनेस कीजिए। लोगों के आलू मटर छीलने का ठेका आपने नहीं ले रखा। बेशक से आप मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर हैं और कल पार्टी में आपने मेरी बोलती बंद कर दी, लेकिन आज यहाँ पर मेरी जुबान चलेगी, क्योंकि ये मेरी जगह है। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक बार फिर से सोच लो मिस वाइन, कहीं तुम्हारी बातों पर तुम्हें बाद में पछताना न पड़ जाए। रावी एटीट्यूड से बोली, रावी रावत को पछताने की आदत नहीं है। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, देखते हैं। और रही बात इसे पीटने की, तो इसने मुझसे बदतमीजी की थी और मुझे बदतमीज लोग बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए इसे तमीज सिखाना बनता है। ये बोलकर वो हल्का सा आगे बढ़ा और अगले ही पल उसने उस लड़के को जोर से धक्का मारा। वो लड़का लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर गया। रावी ने गुस्से से मुंह बनाया। अभिमन्यु तुरंत बोला, तुम्हारे कॉलेज का लड़का है ना ये? तो एक काम करना, इसकी मरहम पट्टी कर देना, क्योंकि अगर ये मुझे दोबारा सही सलामत दिखा तो मैं इसकी हड्डियां दोबारा भी तोड़ूंगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया और रावी वहां खड़ी रह गई। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, आखिर ये इंसान खुद को समझता क्या है? मेरी ही जगह पर आकर मुझे धौंस दिखाकर चला गया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पर इसका मैं कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकती। आगे कभी ये इंसान मुझे कहीं मिला न, फिर मैं इसे अच्छे से जवाब दूंगी। आया बड़ा तुर्रम खां कहीं का। ये बोलकर उसने उस लड़के की तरफ देखा जो अभिमन्यु से पिटकर हटा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी बाहर वाले से पिटते हुए? मुंह काला करवा दिया हमारे कॉलेज का, बदतमीज कहीं के। ये बोलकर उसने भी उसे जोर से मारा और आगे की तरफ बढ़ गई। वो लड़का बेचारा उन दोनों के लिए फुटबॉल बनकर रह गया था। रावत मेंशन। वहीं दूसरी तरफ धरा और व्योम हाल में बैठे थे। उनके सामने कार्तिक अवस्थी और उसके मॉम डैड निरंजन अवस्थी और सुहाना अवस्थी बैठे थे। कल कार्तिक और चेरी के शादी के रिश्ते की अनाउंसमेंट हुई थी। आज वो लोग शगुन लेकर आए थे और इस रिश्ते को फाइनल कर रहे थे। व्योम कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, बस चेरी आने ही वाली होगी, उसके बाद हम शगुन की रस्म शुरू करेंगे। मिस्टर निरंजन अवस्थी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर रावत। हम तो चाहते हैं कि बेशक से कुछ दिन लग जाएं, लेकिन ये रिश्ता अच्छे से हो और सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। धरा की नज़रें दिव्यांश के रूम पर थी। उसे पता था कि दिव्यांश अब अपने रूम में आ चुका है। वो बस यही चाहती थी कि जब चेरी नीचे आए तो दिव्यांश भी उसके साथ ही नीचे आए। फिर वो दोनों अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करें और दिव्यांश खुद आगे बढ़कर चेरी और कार्तिक के इस रिश्ते से मना करें। तभी उसकी नज़र चेरी पर गई, जो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी। चेरी को आते हुए देख धरा मुस्कुराई। चेरी हल्की हिचकिचाहट के साथ आगे आई। उसकी नज़र कार्तिक पर गई। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके मॉम डैड को साथ में देखकर थोड़ी हैरान थी। व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, आओ चेरी बेटा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चेरी थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ी। तभी सुहाना जी अपनी जगह से उठी और चेरी के पास आकर बोली, तुम्हारी फोटो देखी थी मैंने, कार्तिक ने ही दिखाई थी। जब तुम्हें मैंने फोटो में देखा तो तुम मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैंने एक पल में तुम्हें पसंद कर लिया था। लेकिन अब तुम्हें रियलिटी में देख रही हूँ तो अब लग रहा है कि वो एक पल भी बहुत ज़्यादा था। तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि बस कोई तुम्हें देखे तो देखता ही रह जाए। उनकी बात सुनकर बस चेरी हल्का सा मुस्कुराए। तभी दिव्यांश भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया। उसकी गहरी नज़रें वहां बैठे सब लोगों पर थीं। धरा तुरंत अपनी जगह से उठी और चेरी की तरफ देखते हुए बोली, आई नो, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रही होगी।
अभी कल ही तो तुम्हारी और कार्तिक की शादी की अनाउंसमेंट की है हमने। इतनी जल्दी इतना सब कुछ तुमने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज अवस्थी फैमिली तुम्हें शगुन देने आई है। चेरी, वे लोग कार्तिक और तुम्हारा रोका करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर चेरी हैरान रह गई, लेकिन तभी उसकी नज़र भी दिव्यांश पर गई, जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े सख्त थे। चेरी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। इतने में दिव्यांश नीचे आ चुका था। चेरी धरा की तरफ देखते हुए बोली, आई नो स्ट्रॉबेरी, कल आपने मेरी और कार्तिक जी की शादी की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। मेरा मतलब है मुझे आपको कुछ बताना है। चेरी की बात सुनकर धरा भी हल्का सा मुस्कुराई। वो तुरंत बोली, हाँ हाँ बताओ न चेरी बेटा। सब लोग हैरानी से चेरी को देख रहे थे, लेकिन चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये बात कैसे सबको बताए। तभी दिव्यांश बिल्कुल वहां आकर बोला, क्या हो रहा है ये सब? चेरी उसका सवाल सुनकर जल्दी से उसके पास आए और बोली, वो मिस्टर कार्तिक की फैमिली उनका और मेरा रोका करना चाहते हैं, इसीलिए वे लोग यहाँ पर आए हैं। पर मैंने स्ट्रॉबेरी को बोल दिया है कि हमें उनसे कुछ कहना है। व्योम की नज़रें दिव्यांश पर थीं। वो गौर से उसके एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहा था। वही दिव्यांश चेरी की तरफ देखते हुए बोला, हमें क्या कहना है? मेरा मतलब है, हमारे से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ये लोग मिस्टर कार्तिक अवस्थी और तुम्हारा रोका करना चाहते हैं, तो इसमें मुझे क्या कहना होगा? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेफिक्री साफ नजर आ रही थी। चेरी उसकी बात सुनकर बोली, मतलब क्या है आपका, एवोकाडो? दिव्यांश तुरंत बोला, पहले तो तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। चेरी, आई मीन इस नाम से तुम मुझे बचपन में बुलाती थी, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम दिव्यांश है, दिव्यांश रावत। तुम मुझे दिव्यांश बुला सकती हो। और रही बात मतलब की, तो मतलब साफ है चेरी। तुम्हारा और मिस्टर अवस्थी का रिश्ता हो रहा है, तो इसमें मुझे क्या कहना होगा? कल तुम दोनों की शादी की जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो तुमने खुद ही हाँ किया था ना? तो अब क्या कहना है? अब तो कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। अब तो रस्में शुरू होंगी, और रस्मों के साथ ही तुम दोनों की शादी। बाय द वे, शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। उसकी बात सुनकर चेरी का दिल धक सा रह गया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने खड़े दिव्यांश ने ये सब कुछ कहा है। मतलब कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, एक बार फिर से वो सब धोखा था। कल दिव्यांश का इतना सब कुछ कहना, वो सब एक फरेब था। वो एक बार फिर से बोली, लेकिन कल रात दिव्यांश ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और कार्तिक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस कार्तिक। आई होप तुम चेरी का ख्याल अच्छे से रखोगे। तुम दोनों को तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर दिव्यांश रावत। एक बार फिर से दिव्यांश बोला, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं खुद तुम्हारे इस रोका सेरेमनी को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन फिलहाल मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन शादी के बाकी सब फंक्शंस तो हमारे एक साथ ही होंगे। आई होप काफ़ी मज़ा आएगा। ये बोलकर उसने एक नज़र चेरी की तरफ देखा और वहां से चला गया। चेरी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गईं। सुहाना जी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि चेरी रो क्यों रही है, जबकि कल खुद उसने शादी के लिए हाँ कहा था। दिव्यांश के जाने के बाद सुहाना जी चेरी की तरफ देखते हुए बोली, सब कुछ ठीक तो है न चेरी बेटा? चेरी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या आप लोग मुझे 5 मिनट देंगे? सुहाना जी कुछ बोलने लगी, लेकिन तभी कार्तिक बोल पड़ा, क्यों नहीं चेरी, टेक योर टाइम, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जैसे ही उसने कहा, चेरी ने अपने आंसुओं को साफ किया और तुरंत बाहर की तरफ चली गई, जहां दिव्यांश की गाड़ी खड़ी थी। वहीं धरा का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उसने तुरंत व्योम की तरफ देखा। व्योम के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे, जैसे कह रहे हो, मैंने तो पहले ही कहा था। दिव्यांश अगर इस तरह से बातें मानने लगे, तो न जाने आज तक हम लोग उससे कितनी ही बातें मनवा चुके होते। लेकिन दिव्यांश से कोई बात मनवाना इतना आसान नहीं है। वहीं चेरी बाहर आई। आते ही उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। अगले ही पल उसके पास आकर उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से से दिव्यांश की तरफ देखने लगी। रावत मेंशन। जब दिव्यांश अपनी बात कहकर मेंशन से बाहर निकला, तो चेरी भी अब सबसे इजाजत लेकर बाहर की तरफ आई।
बाहर आते ही उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया, जो दिव्यांश खोलकर खड़ा था क्योंकि वो गाड़ी में अंदर बैठने ही वाला था। उसने चेरी की तरफ देखा और अब चेरी ने उसके गिरेबान पर अपने हाथ रखे और उसकी शर्ट को कसकर मुठिया में जकड़ लिया। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत है रेड? चेरी गुस्से से बोली, आप मेरी हरकत के बारे में पूछ रहे हैं, एवोकाडो? ओ सॉरी, मुझे तो आपको एवोकाडो बुलाना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो आपका बचपन का नाम था। अब तो मैं आपको इस नाम से बुला भी नहीं सकती। दिव्यांश तुरंत बोला, बुला सकती हो, लेकिन अकेले में। उसकी बात सुनकर चेरी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अकेले में? ओह रियली? तो ये बताए अकेले में और क्या क्या कर सकती हूँ मैं आपके साथ? आपके बिस्तर पर सो सकती हूँ आपके साथ, है ना? और बाहर सबके सामने तो हम दोनों के बीच नॉर्मली बात भी नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच रिलेशनशिप होना तो दूर की बात, आप तो मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोए हो तो जबरदस्ती तो सुलाया नहीं था तुम्हें। तुमने इजाजत दी थी रेड। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उसी वक्त इजाजत नहीं देती। ये दिव्यांश रावत तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था। चेरी गुस्से से काटते हुए बोली, मैंने इजाजत दी थी उस इंसान को जिसने मुझे कहा था कि वो मुझे फील करना चाहता है। वो मुझे चाहता है, वो मुझे प्यार करना चाहता है। दिव्यांश तुरंत बोला, एग्जैक्टली। मेरे वर्ड्स याद करो रेड। मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने कहा था, आई वॉन्ट टू फील यू, आई वॉन्ट टू लव यू। ये नहीं कहा था कि आई लव यू। अब तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, इसमें और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ में बहुत डिफरेंस है रेड। अगर सोचोगी तो समझ जाओगी। और रही बात हम दोनों की रिलेशनशिप की, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और अगर तुम उम्मीद लगा रही हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं। चेरी दांत पीसते हुए बोली, आप इतने धोखेबाज निकलेंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे नहीं पता था कि दिव्यांश रावत बड़ा होते होते बिजनेस के साथ फरेब करना भी सीख गया है। दिव्यांश तुरंत बोला, इसे फरेब नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करना कहते हैं रेड। जो मैंने पूरी की, और सिर्फ अपनी नहीं, तुम्हारी भी। बिकॉज सिर्फ मेरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं थी इन सब चीज़ों में, तुम्हारी भी ज़रूरतें मुझे अच्छे से महसूस हो रही थी। उसकी बात सुनकर चेरी उसकी तरफ देखती रह गई। दिव्यांश इतना हार्टलेस होगा, इस बात की उम्मीद उसे नहीं थी। वो बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोली, मतलब कल रात जो हम दोनों के बीच हुआ, वो सिर्फ एक ज़रूरत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिव्यांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नथिंग। वो सिर्फ एक फिजिकल नीड थी जो हम दोनों की थी और हम दोनों की पूरी भी हुई। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। चेरी ने अब उसकी शर्ट को छोड़ा और बोली, ओके फाइन। मतलब हम दोनों के बीच न कुछ है और न कभी कुछ हो सकता है। तो मैं पूरी तरह से फ्री हूँ अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। दिव्यांश छत से बोला, एग्जैक्टली तुम अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकती हो। चेरी दर्द भरी आवाज में बोली, यू नो वॉट, इसमें आपकी गलती नहीं है मिस्टर दिव्यांश रावत। उसके मुंह से दिव्यांश रावत सुनकर दिव्यांश की नजरें उस पर गहरी हो गईं। चेरी ने गहरी सांस लेकर कहा, सच में इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। बेवकूफ तो मैं हूँ जिसने अपनी बॉडी पर आपको हक दिया। आपने तो पहले ही सब कुछ क्लियर कर रखा था कि आप निहारिका से शादी कर रहे हैं। वो मैं ही हूँ जो बेवकूफ बनी। आप मेरे करीब आए, आपने मुझे 2 बातें कहीं और मैं उन 2 बातों से बहक गई। कितनी पागल हूँ ना मैं। या फिर मैं ये कहूँ कि मैं दुनिया जितनी चालाक नहीं हूँ, या फिर ये कहूँ कि मुझे दुनिया की तरह फरेब करना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, अब अक्ल आ गई है मुझे। अब मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूँगी। और मैंने डिसीजन ले भी लिया है। मिस्टर कार्तिक अवस्थी से शादी मैं जरूर करूँगी। चेरी के मुंह से ये सुनकर दिव्यांश की नज़रें और भी ज़्यादा इंटेंस हो गईं। चेरी ने फिर कहा, आपने प्रूव कर दिया मिस्टर दिव्यांश रावत कि मैं बचपन में भी बेवकूफ़ थी और अभी भी बेवकूफ़ हूँ। थैंक यू, एक बार फिर से मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए। आपका यह एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। बचपन से लेकर अब तक मैं आपके लिए तरसती आई हूँ। झूठ नहीं कहूँगी, आपसे इतनी तो मैंने सांसें नहीं ली जितनी बार मैं आपके लिए तड़पी हूँ। मैं खुद नहीं जानती क्यों मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। क्यों मैं हमेशा अपने दिल में उम्मीद लगाए रखती हूँ कि जब भी हम दोनों मिलेंगे शायद मैं आपके दिल की नफरत दूर कर पाऊँ। शायद आप समझ पाए कि अगर बचपन में मेरी वजह से स्ट्रॉबेरी ने आपको थोड़ा कम अटेंशन दिया
तो वो सिर्फ आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और अगर ऐसा है भी तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। आपके पास तो मॉम डैड दोनों थे, लेकिन मेरे पास तो दोनों होकर भी नहीं थे। आपके लिए तो मैंने उन्हें भी छोड़ दिया था। जानते क्यों? क्योंकि बचपन में जब बच्चों को कुछ पता भी नहीं होता तब से आपके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स थी, पर अब मुझे इन फीलिंग्स को आपको समझाना भी नहीं है। अब मुझे आपसे आपको मांगना भी नहीं है। दिव्यांश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। चेरी एक बार फिर से बोली, अब तक मेरे दिल में एक उम्मीद थी, इसलिए मैं रुकी हुई थी, लेकिन मिस्टर दिव्यांश रावत, अब मैं खुद वो उम्मीद तोड़ती हूँ। अब मैं खुद हम दोनों का हर रिश्ता तोड़ती हूँ। सही कहा आपने, आज से आप मेरे लिए मेरे एवोकाडो नहीं हैं। आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टर दिव्यांश रावत हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। ये चेरी आपको नहीं रोकेगी। ये बोलकर चेरी पीछे की तरफ हट गई। दिव्यांश कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर रावत मैंशन से बाहर निकल गया। चेरी की पलकें खुद ब खुद झुक गईं और उनमें से आंसुओं की आखिरी बूंद उसके गाल पर लुढ़क गई। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ हार चुकी हो। उसे अपना दिल बुरी तरह से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वो खुद को संभालकर वापस अंदर आए और सीधे धरा के सामने आकर खड़ी हो गई। सुहाना जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? चेरी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हिलाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। वो बस बचपन की कुछ बातें याद आ गई थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो बातें दिव्यांश से करने गई थी। मैं आपको बुरा तो नहीं लगा? सुहाना जी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल भी नहीं। चेरी ने अब कार्तिक की तरफ देखा और बोली, आपको भी बुरा तो नहीं लगा मिस्टर अवस्थी? कार्तिक अपनी जगह से उठकर चेरी के पास आया। उसने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूं कि दिव्यांश तुम्हारा बचपन का दोस्त है और मुझे तुम दोनों की दोस्ती पर न कोई शक है और न ही कोई प्रॉब्लम, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हमारी शादी की, तो अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले सकती हो। मेरी तरफ से कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हें लगे तब हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि चेरी ने धरा की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रोका आज ही हो। स्ट्रॉबेरी, मुझे ये शादी करनी है, और वो भी जल्द से जल्द। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साथ ही साथ सुहाना जी के चेहरे पर भी खुशी थी। लेकिन धरा का चेहरा उतर चुका था। कहाँ वो चीजें सही करना चाहती थी और कहाँ अब चीजें और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। व्योम के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। वो पहली बार अपनी क्राई बेबी की हरकत पर इरिटेट हो रहा था। उसने मना भी किया था उसे, लेकिन धरा की तो आदत थी हमेशा से अपना दिमाग चलाने की और फिर अपने साथ साथ दूसरों की हालत भी खराब करने की। सुहाना जी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अब हम शगुन की रस्म शुरू करें क्या मिसेज रावत? मुहूर्त हो गया है। पंडित जी ने मुझे 12 बजे का वक्त बिल्कुल परफेक्ट बताया था। धरा फीकी सी मुस्कुराए और बोली, हाँ क्यों नहीं। ये कहकर उसने चेरी को सोफे पर बिठाया और उसके साथ कार्तिक भी बैठा। सुहाना जी ने शगुन की रस्म की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने चेरी और कार्तिक दोनों का तिलक किया और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारा शगुन भी दिया, जिसमें चेरी के लिए ज्वेलरी और कैश था। धरा ने भी अपनी तरफ से कार्तिक को बहुत कुछ दिया। अब जब ये शादी हो ही रही थी तो उसे सब कुछ अच्छे से तो करना ही था। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश इस वक्त गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थीं। उसके सामने उसका फोन था जिसमें रावत मैंशन की लाइव फुटेज चल रही थी। स्क्रीन पर चेरी और कार्तिक की शगुन की रस्म होते हुए साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर दिव्यांश के हाथ स्टीयरिंग पर कस चुके थे। उसकी आंखें गहरी लाल होती जा रही थी, चेहरे की नसें उभरती जा रही थी। नेशनल कॉलेज में कुछ वक्त पहले रावी ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके पहले लेक्चर का वक्त हो चुका है, जिसके लिए वह स्पेशली रावत मैंशन से जल्दीबाजी में निकली थी, लेकिन अभिमन्यु खुराना और उस छछूंदर की वजह से उसे पहले ही देर हो चुकी थी। वो जल्दी से अपनी क्लास की तरफ भागी। क्लास के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, थैंक गॉड, बस 2 मिनट की देरी हुई है। ये सोचते हुए वह क्लास में एंटर करने लगी, लेकिन तभी क्लास के अंदर से एक सख्त और ऊंची आवाज गूंजी, स्टॉप। उस आवाज को सुनते ही रावी के कदम वहीं रुक गए। उसने अब तक सामने खड़े शख्स की तरफ देखा ही नहीं था। जब उसने ध्यान दिया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्लास के ब्लैकबोर्ड के सामने कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु खुराना खड़ा था।
रावी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई।